Answer is, in applying various provisions of different accounting standards, we need to find out the fair values of lots of assets and liabilities. For example, अगर आपको एग्रीकल्चर वाली अकाउंटिंग करनी है तो चाहे वो बायोलॉजिकल असेट हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, हमें उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए. कॉस्ट टू सेल तो छोटी बात है, बेचने में कितना खर्चा लगेगा असेस करना आसान है, बट वो जो फेयर वैल्यू है वो चाहिए या नहीं चाहिए? आंसर ही चाहिए. 2, अगर हम इंड AS 109 अप्लाई करते हैं और किसी भी फिनेंशियल असेट या फिनेंशियल लायबिलिटी का मेजरमेंट FVTPL या FVTOCI पे करते हैं तो उसमें हमको फेयर वैल्यू का मेजरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? आंसर ही चाहिए. 3, जब हम किसी भी इंड AS 16 अप्लाई करते हैं और किसी भी असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू करते हैं तो हमको उस असेट का रिवैल्यूड फिगर निकालने के लिए असेट का फेयर वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए? आंसर ही चाहिए. और वारिका और तुम लोग तो दोनों लगातार बोलते रहते हो कि पूरा इंड AS फेयर वैल्यू का ही है, जहां कोई चीज में प्रॉब्लम हो फेयर वैल्यू यूज कर लो, काम हो जाता है. यस और नो? तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में ये इंड AS है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे होना चाहिए. लेकिन आप अगर बोलोगे कि एक एक आइटम का फेयर वैल्यू मेजर करने का इन्होंने पूरा दुनिया भर का एग्जाम्पल दे दिया और हम इस इंड AS को पढ़ लेने के बाद किसी भी जगह पे जाकर के किसी भी चीज का फेयर वैल्यू मेजर कर लेंगे, द आंसर इज नो. नो. फेयर वैल्यू मेजर करने के लिए वेरी ऑनेस्टली वैल्यूअर्स आर देयर. पूरा टीम KPMG का, PwC का बड़ा टीम है, वो लोग वैल्यूएशन करते हैं. बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत तरह का रिस्क है. और SFM जो है ना आपका FM इन फाइनल में, उसमें आप लोगों को फेयर वैल्यू मेजरमेंट का बहुत सारा टेक्निक सिखाया जाता है. हम लोग भी बात करेंगे, बट नॉट इन डिटेल्स एज इफ यू आर गोइंग टू वैल्यू समथिंग. बट यस, आइडिया वाइज आपका काम हो जाएगा, आइडिया आपको मिल जाएगा. लेकिन जो बोलते हैं ना कि इन डेप्थ नॉलेज on valuation, answer is no. This topic is not enough. This chapter is not enough to give you enough idea to evaluate anything and everything. Okay? तो सर कुल मिलाकर के कहानी ये है कि बहुत सारे इंड AS में बहुत सारी असेट और लायबिलिटी का फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने का बात लिखा गया है. ये इंड AS 113 हमें हेल्प करेगा कि उन असेट और लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन मेजरमेंट करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें और फेयर वैल्यू का मेजरमेंट हम कैसे करें. ओके, कॉपी में लिखो. What is fair value? डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, आप बुक से गो थ्रू करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. फेयर वैल्यू वो प्राइस होता है मुन्ना, जो अगर हम किसी भी असेट को बेचने जाएं तो हमें मिलता है, और किसी भी लायबिलिटी को सेटल करने जाएं तो हमें देना पड़ता है. असेट का लायबिलिटी का फेयर वैल्यू देने और लेने का कहानी है. असेट का फेयर वैल्यू हमें मिलता है इफ वी हैव एन असेट, और लायबिलिटी का फेयर वैल्यू हमें पे करना पड़ता है. सो फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट इज द प्राइस दैट वी रिसीव व्हेन वी सेल इट, and fair value of the liability is the price that we pay when we settle it. The simplest definition. But the
broader idea is the price that we pay should be in an orderly transaction between market participants on the measurement date. मतलब पहला लाइन से आइडिया लग जाता है कि हाँ, जैसे तुम लोग भी इतना दिन से 6 महीना से क्लास कर रहे हो, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, वो प्राइस जितना रुपया हमको दे के असेट मिलेगा या असेट बेचेंगे तो जितना रुपया में बेचेंगे, दैट्स मार्केट प्राइस. दैट्स बेसिक आइडिया इज क्लियर. लेकिन रिफाइनमेंट कहां है कि द ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑर्डरली. इट शुड बी बिटवीन टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स and it should be on that particular measurement date, because दो अलग अलग मेजरमेंट डेट रहेगा, फेयर वैल्यू अलग हो जाएगा. कल बीपीसीएल 420 रुपए में ट्रेड कर रहा था, आज 460 रुपए में ट्रेड कर सकता है, खाली हां या ना बोलो. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड परसों 115 में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद वाले दिन 129 रुपए तुमने मुझे बोला. अगर दो अलग अलग मेजरमेंट डेट होगा तो द प्राइस फॉर एन एसेट दैट यू हैव, से यू आर हैविंग सेल का 1 लाख शेयर, तो परसों उसका दाम 1 करोड़ 15 लाख रुपया था और कल उसका दाम 1 करोड़ 25 लाख था. बोलो हां या ना? था ना? नाउ फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट यू विल रिसीव व्हेन यू सेल योर असेट, या फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट यू विल पे व्हेन यू सेटल योर लायबिलिटी. However, the transaction must be orderly between market participants and on the measurement date. Orderly transaction का मतलब हुआ जिस रूल एंड रेगुलेशन के साथ उस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, आप भी उसी रूल एंड रेगुलेशन के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. क्योंकि जैसे ही ऑर्डर ब्रेक होगा, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस नहीं, ऑर्डर मीन्स रूल ऑफ द लैंड. ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मीन्स रूल के हिसाब से किया गया ट्रांजैक्शन. ए ट्रांजैक्शन विच इज डन एज पर द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. जैसे ही ऑर्डर ब्रेक होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कच्चा का है कि पक्का का है. अब पक्का का ट्रांजैक्शन इज एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, कच्चा का ट्रांजैक्शन इज नॉट एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. अब अगर वो नॉट ऑर्डरली ट्रांजैक्शन है तो प्राइस अलग होगा, खाली बोलो हां या ना. पक्का में कोई चीज 400 रुपए में बिक रहा है, कच्चा में वो चीज 380 रुपए में बिक सकता है, बोलो हां या ना. अब उसको इनकम टैक्स में दिखाना ही नहीं है, उसको जीएसटी देना ही नहीं है, तो अगला तो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कम में बेच देगा कि नहीं, हमको बताओ. सेलर विल बी रेडी टू सेल एट ए लोअर प्राइस इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. बोलो हां या ना. सो द ट्रांजैक्शन मस्ट बी एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स. अब एक बेवकूफ और एक शाना आदमी है, एक पागल और एक बुद्धिमान आदमी है. एक वो आदमी है जो उस चीज के बारे में कुछ जानता ही नहीं है और एक सब कुछ जानता है. अगर वो दोनों ट्रांजैक्ट करेंगे तो दूसरा आदमी जो नॉलेज वाला आदमी है, वो इस आदमी के ऊपर इन्फ्लुएंस लगा करके जैसे भी कुछ करके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है कि नहीं, हमको बताओ. तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिनको प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो, मार्केट के बारे में आइडिया हो, जो जानते हैं, जो अनबायस्ड हैं, जो जिनको नॉर्मल बुद्धि है, उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे होता है उसको फेयर वैल्यू बोला जाएगा. इफ द टू आर, अब बोल रहे हैं ना, तुमको मालूम ही नहीं ये सोना है, हमको मालूम ही नहीं है ये सोना है, कहीं पे कुछ मिला हमें, हम तुमको बेच दिए 40 रुपया में, माल साला 30 करोड़ रुपया का था. आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो क्या वो फेयर वैल्यू हो गया वो 40 रुपया? नहीं. सो द ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स. कौन होता है मार्केट पार्टिसिपेंट? द आंसर इज जिनको प्रोडक्ट का आइडिया होता है, जिनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, जो बायस्ड नहीं होते, जो उस चीज में डील करते हैं, जो जानते हैं उसके इफ्स एंड बट्स के बारे में.